फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण का जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो सीरीज़ चल रही है उसका सीरीज़ 1 है, जिसमें हम पर्यावरण के बेसिक जानकारी से स्टार्ट करते हुए इसके पारिस्थितिक तंत्र को देखेंगे। और पारिस्थितिक तंत्र के जो सेकंड पार्ट है, मतलब जिसमें हम जो उपभोक्ता है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण से कैसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, इसकी बेसिक जानकारी क्या है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद ऐसे ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ऐसे ही अदर सब्जेक्ट पे भी मैं आप लोगों के बीच MCQ सीरीज़ लेकर आते रहूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पर्यावरण हम देखने जा रहे हैं उसका पहले एक बेसिक अर्थ देख लेते हैं कि आखिर पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो परि, दूसरा आवरण। ठीक है, पर्यावरण, परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा, है ना, चारों ओर से घेरा हुआ। अब अपने आसपास देखिए क्या क्या चीज़ें आपको चारों ओर से घेरी हुई है, चाहे आप वायु को देखें, जल को देखें, पहाड़ पर्वत स्थल मंडल, है ना। तो जो जीव हैं आसपास, आप पेड़ पौधे भी देखेंगे, जीव जंतु भी देखेंगे, अपने जैसे मनुष्य भी देखेंगे और पक्षी भी देखेंगे, जानवर भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी हमें आसपास घेरे हुए हैं, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से बना है, एक परि, दूसरा आवरण। ठीक है, और परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का मतलब घेरा, यानी चारों ओर से जो भी चीज़ें हमें घेरी हुई है वो सभी पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो पर्यावरण की बेसिक जानकारी हो गई, पर्यावरण का अर्थ हो गया। अब देखते हैं कि जो पर्यावरण शब्द, जो हम पर्यावरण बोल रहे हैं ना, किस भाषा का शब्द है। पर्यावरण शब्द हम देख रहे हैं वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि पर्यावरण शब्द किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है घेरा या घेरना। ठीक है, तो जो हमने परिभाषा देखी वो हो गया। एक दूसरा की पर्यावरण जो शब्द है वो कौन से भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है घेरना या घिरा हुआ। ठीक, अब देखिए, जब मैं आपको आगे अधिनियम वाले पार्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें सारे अधिनियम तो बताऊंगी, पर इस परिभाषा में आपको एक अधिनियम याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 1986 के अनुसार पर्यावरण क्या है? पर्यावरण की एक परिभाषा वो देता है। तो जो पर्यावरण है वो इसके जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पर्यावरण में क्या आते हैं? जैविक घटक भी आते हैं और अजैविक घटक भी आते हैं। जैविक मतलब जिसमें जीवन है, जैसे मनुष्य है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है। ठीक है, इनमें जीवन है ना, मतलब ये जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया जैविक घटक। और अजैविक घटक, अजैविक घटक जो आप भौतिक रूप से देखते हैं, जैसे सूर्य हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, भूमि है ना, ये सभी क्या है? इसके अजैविक घटक है, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। पाया जाता है क्या? है ना, ये सब भौतिक घटक है। तो इन सभी से मिलकर क्या बना है? पर्यावरण। तो परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, सभी मिलजुल कर यही कह रहे हैं ना कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, वही पर्यावरण है। चाहे वो जैविक के रूप में कहे, अजैविक के रूप में कहे, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे, है ना। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। चाहे जब कभी आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और ये कौन सा शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इनके घटकों के बारे में। मैंने कितने घटक बताए? 2। कौन कौन से? एक जैविक, दूसरा अजैविक। ठीक है, अब जैविक घटक है, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैविक घटक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो वनस्पति पर्यावरण, दूसरा जंतु पर्यावरण। ठीक है, एक वनस्पति पर्यावरण, दूसरा जंतु पर्यावरण। वनस्पति पर्यावरण में हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो अभी आम का सीजन चल रहा है, आम खा रहे हैं, सभी वनस्पति है ना।
वनस्पति में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जंतु पर्यावरण में क्या पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी, ये सभी जीव है। और जो जंतु पर्यावरण है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, एक तो जीव और दूसरा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव में हम किसे पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे अभी देख रहे हैं ना, कोरोना वायरस जो 1-2 साल से फेस कर रहे हैं, ये सब सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, जो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव है। तो जंतु पर्यावरण भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक जीव और दूसरा सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीव के बारे में, कैसे कैसे जीव होते हैं ना। तो जीव को भी हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो स्वपोषी, यानी आपका ऑटोट्रोप्स है ना। स्वपोषी मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप बोलेंगे कि मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि वो किचन में जाता है, कढ़ाई लेता है, अपना खाना बना लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं सीधे सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके बनाता है, जैसे प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, ये सभी स्वपोषी होंगे, है ना। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास सोलर कुकर है और हम सोलर कुकर में भी अपना भोजन बना लेते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो देखिए, सोलर कुकर में जब आप भोजन बनाते हैं तो जो आप उसमें मटेरियल लेते हैं वो क्या होता है, पौधों से प्राप्त ही तो होता है ना। जो चावल, दाल, ये सभी यूज़ करते हैं वो पौधों से प्राप्त है। तो हम उसे स्वयं बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे हैं, है ना। तो जो जीव सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो उत्पादक होते हैं ना, उसे हम स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसमें सभी पौधे, सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं हम प्राणी समभोजी यानी होलोजोइक के बारे में। जो प्राणी समभोजी है वो कैसे होते हैं? ये अपना भोजन स्वयं मुख से ग्रहण करते हैं। जो प्राणी समभोजी है वो अपना भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, और इसमें सभी बड़े जीव आ जाते हैं, चाहे वो हाथी हो, बैल हो, गाय हो, घोड़ा हो या फिर मनुष्य हो, सभी इसमें आ जाएंगे प्राणी समभोजी में। एक देखेंगे हम परजीवी के बारे में, यानी पैरासाइट्स के बारे में। ठीक है, परजीवी या पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। जैसे आप देखेंगे, क्या बालों में जू हो जाता है ना, देखिए मेरे बालों में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बालों में जू हो जाते हैं वो क्या करते हैं? आपके शरीर से खून चूसता है ना, इसलिए तो आपको पेन होता है, वहाँ पर खुजली होती है ना। तो ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो ऐसे जीव क्या होंगे? परजीवी होंगे। आप मुझे परजीवी के एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने परजीवियों को जानते हैं। ठीक है, और मृतजीवी कौन होते हैं? तो वे जीव जो मृत पौधों, जीवों, इसमें जो खुलित कार्बनिक यौगिक पदार्थ होते हैं ना, इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो जीव का जो डेफिनेशन है वो तो आप समझ गए होंगे कि जीव में हम कितने टाइप के जीव देखते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा सूक्ष्म जीव के बारे में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो मृत जीव जंतु, पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर अपघटित कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी अपघटक है ये। ठीक है, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे आप जीवाणु देख लें, विषाणु देख लें, है ना, तो ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव है। ठीक है, पर्यावरण के जो अजैविक घटक है उसके बारे में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज सिर्फ जैविक घटकों के बारे में बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा चलिए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में। और ऐसे ही आप लोगों के बीच में थोड़ा मिक्सचर टाइप से वीडियो लेकर आते रहूँगी, ताकि जो पर्यावरण के प्रति है आपका रुचि बना रहे। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र देखने से पहले हम थोड़ा सा पारिस्थितिकी देख लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द से परिचित हो जाते हैं ना, मतलब इकोलॉजी से परिचित हो जाते हैं। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो हम पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक देखते हैं ना, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो पर्यावरण के घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन जिस पर किया जाता है, जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो पारिस्थितिकी शब्द है या इकोलॉजी शब्द है, उसे
किसने दिया, सर्वप्रथम किसने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा पूछता है। सन 1869 में 1869 ठीक है, 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के रूप में किया, पारिस्थितिकी के रूप में नहीं किया, ओइकोलॉजी के रूप में किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओइकोलॉजी। ठीक है, किसने किया सर्वप्रथम, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया। कब किया, 1869 में किया। और ओइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ओइकोलॉजी है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ओइकोस यानी रहने का स्थान, और दूसरा लोगोस, लोगोस मतलब अध्ययन। अब जहाँ भी लोगोस देखेंगे उसका मतलब अध्ययन होगा। ठीक है, तो ओइकोस मतलब रहने का स्थान, लोगोस मतलब अध्ययन। तो हम रहने के स्थान का जो अध्ययन कर रहे हैं उसे हम पारिस्थितिकी कह रहे हैं या फिर इकोलॉजी, है ना। तो जो ओइकोलॉजी है इसे ही बाद में इकोलॉजी कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो जैविक घटक है, अजैविक घटक है, उनके संगठकों के समूह को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, है ना। वैसे ही अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंफ्यूजन कहाँ होता है। इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया था, है ना, लेकिन इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र ये शब्द किसने दिया था या इसका प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो सर A.G. टांसले ने किया था, 1935 में किया था। यहीं पर कंफ्यूजन होता है और आपको एक साथ इसे दूर कर देना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1869 में इकोलॉजी यानी ओइकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, लेकिन 1935 में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया है, तो A.G. टांसले ने दिया है। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन को हमको पहले से ही दूर करके जाना है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और गलत भी ना हो। ठीक है, तो थ्योरी बस अब यही तक था। अब चलिए ऑब्जेक्टिव देखते जाते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसके साथ में हम थ्योरी को डिस्कस करते जाएंगे। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे और हमारा कवर हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पहला ऑप्शन दिया है जीव और वातावरण, दूसरा मनुष्य और वन, तीसरा पति और पत्नी, और डी ऑप्शन में है मृदा और जल। ठीक है, तो आप बताइए किसके बीच है पारिस्थितिकी का संबंध। मैंने अभी आपको बताया है ना, पति पत्नी तो पहले ही आप कट कर दीजिए। मृदा और जल के बीच है क्या, नहीं। मनुष्य और वन, सिर्फ मनुष्य और वन के बीच है, नहीं। पूरे जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है ना। तो इसका आंसर क्या है, जीव और वातावरण। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। A.G. टेलर ने, B.E. हंटिंगटन ने, C.D.R. स्टोडर्ट ने, और D. टांसले ने, है ना। तो अभी मैंने बताया कि 1935 में A.G. टांसले ने इसको प्रतिपादित किया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो तो उसमें क्वेश्चन में ही आप राउंड कर लीजिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, सिर्फ पारिस्थितिकी पूछ रहा है या फिर तंत्र भी जुड़ा है। तो तंत्र जुड़ा है ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। चलिए, इसमें तो अर्नेस्ट हैकल का नाम नहीं दिया है इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहे, पर दे दिया तो क्या करेंगे, है ना। इसलिए तंत्र पर राउंड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन A है जलमंडल, B है स्थलमंडल, और C है जैवमंडल, और D है जीवोम। ठीक है, तो देखिए जलमंडल में सिर्फ जल की बात हो रही है। जितने भी जिस प्रकार के भी आप जलमंडल देखेंगे, चाहे वो तालाब हो, समुद्र हो, या जो भी जल से निर्मित मंडल है वो जलमंडल कहलाएगा, है ना। तो इसमें सिर्फ जल की बात हो रही है। स्थल मंडल में केवल स्थल की बात हो रही है, चाहे वो घास हो, मरुस्थल हो, या किसी भी तरह का स्थल हो। ठीक है, परंतु जैवमंडल किससे बनता है, जैवमंडल किससे बनता है, तो इसमें आपके जीव भी आ जाएंगे,
स्थल भी आ जाएगा, जल भी आ जाएगा। मतलब एक सूक्ष्म ग्रही तंत्र है जिसमें आप देखेंगे जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो आपको जल की भी ज़रूरत है, वायु की भी ज़रूरत है ना, थल की भी ज़रूरत है जहाँ आप रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इन सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे वृहद पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैव मंडल। ओके, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। यहाँ पे अ लिखा है, जो टाइप होने मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो क्या पूछ रहा है, पहले आप उसे टिक करिए। सही पूछ रहा है कि सही नहीं है? तो इसमें लिखा है ना, सही नहीं है। क्या लिखा है? सही नहीं है ना। तो अब आपको इसमें क्या देखना है कि क्या सही नहीं है। तो देखिए, तो जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर बना है, ये तो सही है। और इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, मैंने बताया इसमें उत्पादक होते हैं, जो पौधे हैं अपना स्वयं भोजन बनाते हैं ना। तो और क्या है कि ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो हमें यहाँ से प्राकृतिक संसाधन भी मिलते हैं, है ना। जो ऑप्शन सी है, यह एक बंद तंत्र है, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये खुला तंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा और पदार्थ का प्रवाह है वो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यू, मतलब इनपुट आउटपुट होते रहता है। इसलिए ये एक बंद तंत्र नहीं है। बंद तंत्र में ऐसी कोई क्रियाएं नहीं होती। बंद मतलब बंद, ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, है ना। तो इसमें ऊर्जा और पदार्थों का जो है इनपुट आउटपुट, मतलब आगमन निगमन चलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ठीक है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनसंख्या, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर समुदाय, फिर भूदृश्य। बी है भूदृश्य, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर जनसंख्या। ऑप्शन सी है जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। ऑप्शन डी है जनसंख्या, फिर भूदृश्य, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा जीवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ठीक है, तो इसको हमको देखना है। तो देखिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जो जनसंख्या है, मतलब जो जीवों की संख्या है, वो क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। और जब दो या दो से अधिक जो जातियां हैं आपस में मिलकर एक समुदाय का निर्माण करती है, मतलब जनसंख्या के बाद क्या बना? समुदाय बना, है ना। दो या दो से अधिक जो जातियां हैं वो आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? समुदाय बना रही है ना। और जो विभिन्न समुदाय हैं वो मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कहीं तो रहेगी ना। तो जिस भू क्षेत्र पे पारिस्थितिक तंत्र होगा उसे भूदृश्य कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए किस पे है क्रमशः? जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। ऑप्शन सी में है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, घास का मैदान, वन और झील। तो देखिए, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है और झील भी प्राकृतिक है। धान का खेत, खेती किसानी कौन करता है? मनुष्य करता है, यानी कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है ना। तो धान का खेत क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ए मरुस्थलीय, बी घास के मैदान, सी पर्वतीय और डी सामुद्रिक। तो आप देखेंगे मरुस्थल मतलब जो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान वाला एरिया है वो मरुस्थलीय कहलाएगा। घास के मैदान है वो घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। और पर्वतीय मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है वो पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाएंगे। और सामुद्रिक मतलब जो समुद्र में। तो आपने देखा होगा कि जो भी विश्व का आपने मैप देखा है या ग्लोब देखा है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? समुद्रों की संख्या है ना, महासागर समुद्र सभी मिलकर। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक
सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर, हम पढ़ते हैं ना, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, इसलिए सबसे ज़्यादा फैला हुआ, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा? सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। ओके, 8वां देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। विजोयक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है ना। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था, ऐसा ही है ना। अब क्या बोल रहा है, जो जीव है अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग स्वयं करते हैं, ये गलत है। उपभोक्ता करता है क्या? उत्पादक करता है ना प्रकाश संश्लेषण से, तो ये गलत हो गया। विजोयक जो है अकार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, ये भी गलत है। जो विजोयक है या अपघटक है वो कार्बनिक को अकार्बनिक पदार्थ में अपघटित करते हैं ना कि अकार्बनिक को कार्बनिक में। तो कौन कौन सा कथन सही है? केवल A और B, तो ऑप्शन A सही है। ओके, इस टाइप से आपको भी वहाँ एग्जाम हॉल में अपने आप को एक्सप्लेन करना है, ताकि जो आंसर है आप वहाँ सटीक तरीके से आंसर तक पहुँच सके। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? A है वनोन्मूलन, B है बाढ़ और अकाल, C है मरुस्थलीय, D है वर्षा की परिवर्तनता। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कारण क्या होगा? वनोन्मूलन, वन की जो कटाई है। बाढ़ और अकाल से भी पारिस्थितिक असंतुलन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण जो है, सबसे ज़्यादा जिससे असंतुलन होगा वो है वनोन्मूलन, वनों की कटाई। और वनों की, तो देखिए वनों की कटाई हम क्यों करते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो कागज़ की भारी संख्या में जो मांग है, हम अखबार बुक सब पढ़ रहे हो, क्यों, कहाँ से आ रहे? कागज़ पेड़ पौधे से ही बनते हैं ना। प्राकृतिक आपदा हो गई जो बाढ़ अकाल, इससे भी वन कट जाते हैं। वनों का चारागाह में परिवर्तन भी एक कारण है। शहरीकरण, नगरीकरण, है ना। और क्या कारण है? वन में आग लग जाती है, दावानल कहते हैं जिसे, है ना। झूम कृषि, जिसके तहत मतलब स्थानांतरित कृषि है, इसमें पहाड़ों में जो वन क्षेत्र है उसे काट कर कृषि की जाती है, फिर वहाँ से जब कृषि समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे क्षेत्र में की जाती है, इससे भी वन कटाई हो रहा है ना। वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन एक कारण है। औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए वनों का काटना एक कारण है ना। नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव है, ये सभी क्या है? वनोन्मूलन के कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वनोन्मूलन। ओके, अब 10वां देखते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन बी, वहन क्षमता। मतलब जब भी किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की जो संख्या है ना, उसकी जो सीमा है जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है या पर्यावरण सह सकती है, उसे वहन क्षमता कहते हैं या जनसंख्या वहन क्षमता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 11वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द खाली स्थान से लिया गया है, डैश डैश से लिया गया है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी शब्द, जो हमने पारिस्थितिकी शब्द पढ़ा ना 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ए, यूनानी, बी, फ्रेंच, सी, स्पेनिश और डी, अंग्रेजी। तो ये लिया गया है यूनानी से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूनानी से। 12वां है, परितंत्र में होते हैं पौधे और जंतु, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई भी परितंत्र बिना उत्पादक के, उपभोक्ता के और अपघटक से नहीं बन सकता। इन तीनों का सम्मिलित रूप से इसमें समावेश होता है ना, जरूरी है ये तीनों। तब एक उत्पादन करने वाला उत्पादक होगा, उसको उपभोग करने वाला उपभोक्ता होगा और इन्हें अपघटित करने वाला अपघटक होगा, है ना, परितंत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ओके, 13वां प्रश्न है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, सूर्य, बी, पृथ्वी, सी, चंद्रमा, डी, शुक्र। आप बताइए क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। देखिए, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ओके,
14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो देखिए, ए है चींटी, बी है केचुआ और सी है मधुमक्खी और डी है तितली। क्या है इसका आंसर? केचुआ है ना। किसान मित्र कौन है? केचुआ। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पैदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है ना। तो केचुआ जो है किसान मित्र कहलाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक मतलब जीवन पाया जाता है जिसमें, मृदा, वायु, जल ये तो अजैविक है ना। पादप क्या है? जैविक घटक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 16वां देखिए, पारिस्थितिकी के संकट का कारण है तीव्र औद्योगिक विकास। पारिस्थितिकी के संकट का कारण है तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक तकनीकीकरण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है। औद्योगिक विकास हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तकनीकीकरण हो रहा है, इसलिए ये सभी क्या है? पारिस्थितिकी के संकट के कारण है ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। 17वां देखिए, ताप, वर्षा, वायु तथा मृदा आदि कैसे कारक है? जैविक, अजैविक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जीवन पाया जा रहा है क्या? ताप में, वर्षा में, वायु में, मृदा में? नहीं, है ना। तो ये कैसे कारक है? अजैविक कारक है। 17 का ऑप्शन बी सही है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहला क्वेश्चन हमने देखा था पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब देख रहे हैं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो अर्नेस्ट हैकल, ए.जी. टांसले, चार्ल्स एल्टन और हेंस पीटर। अब यहाँ पे दोनों नाम आ रहे हैं, अर्नेस्ट हैकल और ए.जी. टांसले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखिए, आप इसे राउंड कीजिए, इसमें तंत्र लगा है क्या? नहीं लगा है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। और तंत्र लगा होता यानी इकोसिस्टम होता तो कौन करता? ए.जी. टांसले, है ना। तो 18वां का आंसर क्या है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, 1869। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।